वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लास्ट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था वो विविधता से रिलेटेड था, मींस डाइवर्सिटी। कि डाइवर्सिटी होती क्या है। तो डाइवर्सिटी क्या होती है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आप अच्छे से उसको समझने के लिए जो मेरा लास्ट वीडियो है आप उसे जाके देख लीजिए एक बार, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कि कोई भी धर्म, किसी भी संस्कृति का है, ठीक है, किसी भी रीजन क्षेत्र का है, कैसा उसका खान पान है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो और ये रहन सहन उसका किस तरीके का है, तो ये जो है ये विविधता के लक्षण होते हैं। लेकिन हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो गरीबी और अमीरी है और जो जाति व्यवस्था है ये विविधता का लक्षण नहीं है। ये किसका लक्षण है? असमानता का लक्षण है, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कभी भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, तो ये अब विविधता के बारे में तो हमने बहुत ही गहराई से पढ़ लिया कि विविधता होती क्या है। अब विविधता हमने ये भी देखा अपने लास्ट वाले लेक्चर में कि विविधता से जो है हम कैसे वो हमारे लिए हमारे जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा करने के लिए वो कितनी सहायक हो सकती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमारा देश जो है वो क्या है? अनेकता में एकता है। मतलब कि हमारे देश में बहुत ही धर्म, बहुत ही भाषा, विभिन्न प्रकार के खान पान, मतलब कई प्रकार के लोग रहते हैं जो कई धर्म भाषा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी हम एक हैं, हमारे बीच क्या है? एकता है, ठीक है। तो ये जो है ये विविधता होते भी हम एक हैं। हमने ये भी देखा कि विविधता जो है हमारे लिए बहुत ही सहायक है हमारी जीवन शैली के लिए। लेकिन वो विविधता का केवल एक पहलू था, विविधता का एक दूसरा पहलू भी है जो समाज में एक बहुत बड़ा क्या क्रिएट करता है? डिफरेंस, मींस भेदभाव क्रिएट करता है। अब वो आज हमारी 21वीं सदी में भी वो उसी अभी भी बना हुआ है हमारे समाज में। और इसी विविधता की वजह से कभी कभी दंगे भी हो जाते हैं, लोगों के बीच मारपीट भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये विविधता एक तरफ तो जहाँ हमारी जीवन शैली को जो है बहुत अच्छा बनाने में हमारे लिए सहायक है, हमारे देश को एक खूबसूरती प्रदान करती है। हमारा देश पूरे विश्व में अपने इस सिद्धांत के लिए जो है फेमस है कि भारत में जो है अनेकता में भी एकता विद्यमान है। लेकिन वहीं हम यदि इसकी और गहराई से ही देखें तो हम डेली न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, कई सारे न्यूज़ निकलती रहती हैं, ठीक है। कभी इस जाति की वजह से, कभी किसी कारण से, मतलब बहुत सारी ऐसी न्यूज़ निकलती रहती हैं जो हमें दिखाती हैं कि विविधता एक पहलू में तो हमारे लिए बहुत सहायक है, लेकिन दूसरे पहलू में ही इसी विविधता की वजह से बहुत सारे भेदभाव भी हमारे समाज में क्रिएट हो गए हैं। और ये भेदभाव हमारे समाज में क्यों क्रिएट हुए हैं, उसका जो है सबसे बड़ा कारण, जो विविधता तो खूबसूरती प्रदान करती है, अब वो हमेशा ही खूबसूरती प्रदान करेगी, लेकिन जो हमारे जो मानसिक रूप से स्टीरियोटाइप है, मतलब कि कुछ हमारी जो रूढ़िवादिताएं हैं, उन्हें जब हम ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से, अपने जो दिमाग से है उन्हें हम निकाल देंगे और हम जो है एक वास्तविकता को स्वीकार करेंगे, तब ये विविधता जो है एक बहुत ही जो है हमारे देश को एक जो है बहुत ही खूबसूरती प्रदान करेगी। और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो विशेषता है, वो हमारे देश में जो है वो एकता को बढ़ाएगी। लेकिन उसके पहले हमें हमारे अंदर के जो रूढ़वादी विचार हैं उन्हें क्या है? समाप्त करने होंगे। तभी हम समाज में जो है, समाज का हर वर्ग जो है वो जो है आगे बढ़ सकेगा, ठीक है। हम सभी जो है समाज का हर वर्ग एक साथ आगे हर अवसर, सभी अवसरों का लाभ उठा पाएगा। कोई भी वर्ग जो है पीछे नहीं रहेगा और कोई भी वर्ग बहुत आगे रहे, मतलब कि समाज में असमानता ही ख़त्म होने लगेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि विविधता और एवं भेदभाव ये होता क्या है और कैसे जो है इसका जन्म होता है। और ये जब हमारा संविधान है उसमें भी इसके बारे में लिखा गया। और आप पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है, वो आप जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करता है बच्चा, चाहे वो किसी पीसीएस की हो या तो इसे या यूपीएससी की हो, वो लक्ष्मीकांत को तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो लक्ष्मीकांत में भी ये विविधता का
बहुत अच्छे से समझाया गया है, पर यहाँ एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे देश में, जैसे हम अपने देश का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम विविधता बोलते हैं, विविधता में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। खान पान, जैसे आप इस फिगर में ही देख रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पास एक तो ये है, एक शख्स अलग है, मतलब कि लिंग का भेद है, लड़की लड़का, ठीक है। एक ये विविधता का ये भी रूप है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए जो मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक, शहरी और ग्रामीण, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा रहन सहन हो गया। फिर हम विभिन्न धर्म से हैं, हम विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, विविधता के रूप हैं, ठीक। जो हमको कैसे मिलते हैं, जो या तो हमारे इतिहास से या हमारी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से हमारे जो है ये विविधताएं हमारे अंदर आई हैं। जैसे कि कोई हिली एरियाज़ में रह रहा है तो उसका रहन सहन एक अलग तरीके का होगा। एक प्लेन एरिया में जो रह रहा है, प्लेन एरिया मतलब जो मैदानी क्षेत्र में रह रहा है, उससे उसका रहन सहन बहुत अलग होगा, ठीक है। जो समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, उनका रहन सहन जो है, जो आपके कोस्टल एरिया में लोग नहीं रह रहे हैं, स्टेट नहीं है जो कोस्टल एरिया से जुड़े हुए, ठीक है, मतलब कि समुद्र तटीय क्षेत्रों से जुड़े हुए नहीं है स्टेट, तो उनका रहन सहन भी आपस में क्या होगा, अलग होगा। रहन सहन के साथ साथ उनका खान पान भी अलग होगा, ठीक है। उनका पहनावा भी अलग होगा, उनकी भाषाएं भी अलग होंगी। ये सारी भिन्नता हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारी भिन्नताएं तो क्या करती हैं कि हमें क्या, ये सारी भिन्नताएं या तो हमें भौगोलिक रूप से, भौगोलिक कारकों की वजह से हो जाती हैं, या तो ऐतिहासिक कारकों जैसे कि आक्रमण होना, एक देश का दूसरे देश से व्यापार होना, ठीक है, तो इससे भी विविधताएँ उत्पन्न हो जाती। लेकिन ये विविधता जो है ये भेदभाव को कैसे उत्पन्न करती है, जैसे कि हम भाषा ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में, हमारा देश जो है संसार में संसार में 8 धर्म, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि संसार में जो है कितने धर्म है, ठीक है। तो 8 धर्म है और 1600 से ज़्यादा है भाषाएं बोली जाती लोगों की। जो मातृभाषा मतलब जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही जो अपनी माँ से वो पहली भाषा सीखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि अभी हमारी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी आई हुई है ना, उसमें भी बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, पहले तो उनको आंगनवाड़ी, वो 3 साल तक आंगनवाड़ी में जाएंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे और वो अपनी मातृभाषा में करेंगे। मतलब कि जो उनकी माँ की भाषा है, जो उनकी माँ बोलती है, वो भाषा में वो सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मातृभाषा मतलब माँ के द्वारा बोली गई भाषा। तो हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। कोई जो महाराष्ट्र में रह रहा उसकी अलग होगी, कोई आंध्र प्रदेश में रह रहा उसकी मातृभाषा अलग होगी, कोई मध्य प्रदेश में तो अलग है, कोई बिहार में है तो अलग है। सबकी अलग अलग मातृभाषाएँ हैं, ठीक है। तो इस तरह पूरे विश्व में बहुत सी, हमारे देश में 1600 से ज़्यादा क्या है, मातृभाषा है, ठीक। अब ये जो मातृभाषा है, अब हम इस भाषा में ही ले लें, जैसे कि अभी इंग्लिश और हिंदी, जैसे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश हिंदी को लेके है। हमारी अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो तो है ही है, उसके पहले भी हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषा का फॉर्मूला है, ठीक है। 3 भाषा का जो है हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक तो वो बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके स्टेट की भाषा है उसमें, और एक जो है उसको कोई अदर भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 भाषा का फार्मूला भी चल रहा है। लेकिन देखिए अब इस भाषा में ही, जैसे कि तमिलनाडु क्षेत्र, वहाँ क्या है, वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो हिंदी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ठीक है। वो हिंदी में अपना कोई भी काम करना वो नहीं स्वीकार करते हैं, वो या तो तमिल में स्वीकार करते हैं या तो उन्हें इंग्लिश में स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भाषा का फ़र्क हो गया ना, ये भेदभाव उत्पन्न करती ना, ये विविधता है, भाषा की विविधता है कि अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ भेदभाव हो गया, तमिल जो है उसको हिंदी बोलना पसंद नहीं है, वो क्या करता है, वो इंग्लिश बोलना पसंद करेगा और तमिल में काम करना पसंद करेगा, लेकिन उसको हिंदी बोलना पसंद नहीं है, ठीक है। ये भाषा का डिफरेंस हो गया। इसी तरह हम आपस में ही देख लेते हैं, हम जो बच्चा थोड़ा भी उसको इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश में वो अच्छा काम करता है, और जो बच्चा हिंदी में काम करता है, हिंदी बोलता है, उसको इंग्लिश उतनी समझ नहीं आती। लेकिन यदि हिंदी बोलने वाले बच्चे के पास
गुण बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। और अदर बच्चा यदि उसमें उतने गुण नहीं है लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो हम उसकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश को सोचते हैं कि बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेज है, हम उसको ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। हम क्या करते हैं, हाँ, और जो हिंदी बोल रहा है हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। आप किसी कंपनी में भी जाते हैं तो वहाँ देखिए, वहाँ भी यही होता है। यदि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बहुत जल्दी हायर कर लिया जाता है, और आप यदि नहीं बोल पाते अच्छी तरीके से तो आपको उतना जल्दी हायर नहीं किया जाता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। कमी भी, जैसे आप जापान देखिए, बहुत डेवलप कंट्री है, हम तो डेवलपिंग है, मतलब कि हम अभी विकासशील में आते हैं। जापान डेवलप्ड मतलब विकसित देश है। तो वहाँ जो है जापान में सारा काम जापानी भाषा में होता है। वहाँ जो है वो अदर लैंग्वेज में अपना काम नहीं करते हैं, वो जापानी लैंग्वेज में ही सारा काम करते हैं। इसीलिए जो है वो लोग बहुत ईज़िली सक्सेस भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस, क्योंकि वो जो है, जो वो बचपन से भाषा सीख रहे हैं उसी में उनको सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो वो उसी में अपना काम कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ईज़िली सक्सेस, क्योंकि वो बहुत ईज़िली समझ जाते हैं। हम क्या है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है अब तो धीरे धीरे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होती जा रही हैं, ठीक है। अब हिंदी को भी लोग जो है वैल्यू देने लगे हैं, अब हिंदी में भी सारा मैटर अवेलेबल होने लगा है। तो अब ये थोड़ा असमानता जो है, भेदभाव थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं होते हिंदी में, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगते हैं। फिर हम यदि हम बचपन से हम इंग्लिश उतनी नहीं जानते, नहीं पढ़ते हैं, तो हम या तो अपने आप को बहुत कमज़ोर, बहुत वीक समझ लेते हैं, हम आगे फ़ाइट करना ही छोड़ देते हैं, या फिर बहुत मेहनत करते हैं और फिर हम कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए खड़े होते हैं। तो ये होता है, जैसे एक सिंपल सी भाषा से ही भेदभाव उत्पन्न हो गया, ठीक। अब देखिए सिंपल आपके घर में, ठीक है, ये भेदभाव भी बहुत कम हो गया अब 21वीं सदी में। लेकिन यदि हम पहले को देखें, लड़के और लड़कियाँ, सिंपल सा भेदभाव क्या है, ये तो देखिए लिंग है, लिंग ये भी विविधता देती है हमारे इसमें, इससे भी हमें भेदभाव नहीं कर, हमारे संविधान में भी है कि लिंग के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या था, लड़के और लड़की में कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है, अभी भी है। यदि भेदभाव उतना ज़्यादा नहीं, अभी जैसे नॉर्मल सा आपके घर में बोला जाएगा, यदि आप लड़के हैं और आप रोने लगेंगे तो क्या बोला जाएगा, तुम मत रो, तुम लड़के हो, तुमको रोना जो है उचित नहीं है तुम्हारा, तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। मतलब कि एक लड़का अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर सकता, यदि वो रो दिया तो मतलब कि वो वीक हो गया, ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन नहीं बता सकता है। और लड़की है तो लड़की को क्या बोला जाता है, वो कमज़ोर है, ठीक है, वो बात बात पे रो देगी, ठीक। लेकिन वहीं एक लड़की जो अपनी बातों को रखने की, अपनी बातों को सबके सामने बहुत ही फ्रेंडली रख लेती है, ठीक है, गलत के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है, तो उसको सभ्य और सुशील उतना ज़्यादा नहीं माना जाता, ठीक। वहीं जो जो है बहुत धीमी आवाज़ में बात करती है, ठीक है, और बहुत मतलब कि उस बहुत ज़्यादा वो लोगों के बीच नहीं रहती है, अभी नहीं, पहले की ये बात बता रहे हैं। तो वो क्या करती है, उसको क्या बोला जाता है, बहुत सभ्य है, बहुत सुशील है। ये नहीं देखा जाता कि क्या उसके पास कोई कमी है, किस वजह से वो लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, रीज़न क्या है, क्या वो कुछ कहना चाहती, नहीं, उसको सभ्य और सुशील मान लिया जाता है। और वो इस गुण को सोच के वो अपनी बातों को कभी नहीं कह पाती कि मैं सभ्य और सुशील हूँ, मैं लोगों से उतना ज़्यादा नहीं बोल पाती, अपनी जो बात है वो नहीं रख पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखिए, लिंग के आधार पे भी भेदभाव, लिंग ये विविधता थी लेकिन उसके आधार पे भी भेदभाव हो गया, ठीक है। तो ये जो भेदभाव है, तो ये हमारी रूढ़वादी, कैसे, हमने क्या सोचा, ये हमारी स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि जो लड़का है वो रोएगा तो कमज़ोर है, लड़की है वो कमज़ोर होती है इसलिए वो रोती है, ठीक। तो ये जो हमने अपने मानसिक रूप से हमने एक सोच बना के रखी है लड़के और लड़कियों के लिए, तो हम इससे बहुत बड़ा क्या है, एक भेदभाव क्रिएट करते हैं। क्योंकि रोना भी कभी कभी बहुत सही होता है। यदि हम रोते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसे मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझती हूँ, जैसे कि हमारी साइंस बोलती है, ठीक है, कभी कभी अपने इमोशंस को जब हम बाहर निकालते हैं तो उससे हम बहुत लाइट फील करते हैं, ठीक है, हमारा जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाए, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रोना, लड़के हो रो भी नहीं सकते हो, ठीक है, जब हम रोते हैं, जैसे किसी के घर में
कोई एक्सपायर हो गया, कुछ भी अनसर्टेन कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो देखिए रोना तो वहाँ लड़के वहाँ भी नहीं रोते हैं, ठीक है। लड़कियाँ रोएंगी और उनका दुख कम हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, लेकिन लड़के नहीं रोते। तो उनके अंदर ये चीज़ जो है ना उन्हें बहुत परेशान करती है, ठीक है। तो जो रोना है वो हमें क्या है कि हमें लाइट करता है, हमें रो लेना चाहिए जब हमें कभी दिक्कत हो। तो ये भेदभाव, ये जो स्टीरियोटाइप है, ये कभी कभी बहुत बड़ा क्या है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, ठीक। अब देखिए तो इसी तरह अब ग्रामीण और शहरी, जैसे इसमें भी पूर्वाग्रह, कोई शहरी है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसका रहन सहन जो है बहुत अलग होगा, बहुत आलसी होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कि वो अपने में ही रहेगा, एटीट्यूड के साथ रहेगा। जो ग्रामीण है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक होगा, ठीक है। तो हम ऐसा पूर्वाग्रह बना के रखते हैं, जबकि ऐसा यहाँ भी नहीं है। जो शहरी हैं, जो शहरी सच में वो बहुत सामाजिक भी होते हैं, ठीक है, उनका व्यवहार कुशल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा पूर्वाग्रह है, ठीक, जो हम एक बना के रखे हुए हैं। तो ये भी समाज में एक भेदभाव उत्पन्न करता है। और समाज फिर उसके बाद रंग और रूप को लेके, ठीक है, जैसे काला और गोरा, काले गोरे में जैसे हमारे अंग्रेज़ थे, हमारे देश को गुलाम किए हुए थे, तो उन्होंने क्या काले और गोरे के हिसाब से कि हम गोरे हैं तो हम उच्च जाति के हैं, ठीक है, हमें ईश्वर ने भेजा है कि जो आप लोग काले हैं तो आप लोग के ऊपर क्या करने के लिए हमें भेजा है, राज करने के लिए, क्योंकि हम गोरे हैं और आप काले हैं, ठीक है। तो काले और गोरे से भी समाज, रंग से, तो रंग से समाज में भेदभाव क्रिएट हो गया, ठीक है। रंग होना ये तो विविधता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे भी समाज में एक भेदभाव क्रिएट हो गया। तो ये सारे जो भेदभाव, और इस समाज में सबसे बड़ा भेदभाव जाति, जाति जो है, तो समाज में विविधता के साथ साथ असमानता, जब यदि दोनों हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करती। जैसे कि आपके धर्म हो गए, ठीक है, बहुत से धर्म हुए, जो कि धर्म में एक क्या है, विविधता है, ठीक है, विभिन्न धर्म का होना मतलब कि विविधताएं हैं वहाँ, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हम क्या है, धर्म के साथ साथ यदि उसमें क्या हो जाए, असमानता, यदि वो गरीब हो जाए, जैसे हम मुस्लिम एक धर्म है, ठीक है, तो ये विविधता है, धर्म विविधता का लक्षण है मुस्लिम धर्म। लेकिन हम बोलते हैं कि मुस्लिम जो है वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है, वो लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हम क्या बोलते हैं, हमने उस धर्म के लिए पूर्ण जो है रूढ़िवादिताएं अपनी मन में बना लिए, विचार बना लिए कि जो मुस्लिम है वो लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। लेकिन अब जो है जब रिसर्च हुई, इस पे डाटा देखा गया, तो जो डाटा निकला उसके आधार पर ये देखा गया है कि मेन रीज़न जो है ये नहीं है कि वो मुस्लिम है इसलिए वो लड़कियों को नहीं भेजते, मेन रीज़न उनकी गरीबी है, और गरीबी एक असमानता का लक्षण है, ठीक है। गरीबी की वजह से वो जो है लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, भेजते भी हैं तो वो ज़्यादा उच्च शिक्षा तक उनको नहीं ग्रहण करवा पाते, क्योंकि उनमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए केरल बहुत अच्छा उदाहरण है, इसमें ये न्यू एनसीईआरटी और इसमें उदाहरण दिया गया, और ये आप जो केरल का उदाहरण देके आप अपने आंसर में भी इसको, मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसको लिख सकते हैं, तो इससे आपके आंसर जो है बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ऊपर से करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो केरल हो गया, तो केरल में जो आपकी है 60%, अभी करंट का डाटा है, वहाँ जो है 60% जो लेडीज़ हैं वो टीचर हैं, ठीक है। और वहाँ जो है जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, जो आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी बसें जो है बहुत घर घर तक आती हैं, स्कूलें बहुत पास है, तो इसकी वजह से जो है वहाँ जो मुस्लिम आबादी है उनकी लड़कियाँ भी क्या है, स्कूलें जाती हैं, ठीक है, वो भी विद्या अध्ययन करती हैं, और उनका जो डाटा है जो वो इंक्रीज़ हुआ, उनका नंबर भी जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और वहाँ 60% जो लड़कियां हैं वो क्या है, टीचर हैं केरल में, और केरल वैसे भी जो है एजुकेशन में सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है। तो ये देखिए केरल सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मतलब कि मुस्लिम धर्म होने से नहीं है कि वो उस धर्म का, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनका स्कूल ना भेजने का मेन रीज़न क्या है, गरीबी है, ठीक है। तो कभी कभी जो है विविधता के साथ साथ यदि असमानता भी आ जाती है तो वो और ज़्यादा भेदभाव को क्रिएट करती। जैसे यहाँ विविधता धर्म था और असमानता उनकी गरीबी थी, लेकिन हमारे अंदर जो विचार बने हुए थे वो हमारे रूढ़वादी विचार क्या थे कि जो मुस्लिम है वो लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, जबकि ये वास्तविकता नहीं है, ठीक है। दूसरी रूढ़वादिताएं कैसी हैं
कोई किसी धर्म का है, कोई किसी स्पेसिफिक देश का है, किसी लिंग से बिलोंग करता है, तो हम उसको कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ये सब भी कहते हैं, ठीक है। कि वो उस धर्म का होगा तो वो इस नेचर का होगा, ठीक है। वो उस लिंग का होगा है तो इस नेचर का, उस देश का है तो वो इस नेचर का। जैसे अपने ही देश में देख लीजिए, आप बिहारी, ठीक है। आप बिहारियों को हमेशा यही बोलते हैं कि वो लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, क्योंकि वो बिहारी हैं तो वो बहुत ही मेहनती होते हैं, ठीक है। मेहनती तो सभी कोई होंगे, क्या कोई बिहारी बस थोड़ी ना होगा। लेकिन हमारे जो है विचार बना हुआ है कि बिहारी बहुत मेहनती होते हैं। रीज़न भी है और उनका रीज़न क्या है? उनका बिहारी होना रीज़न नहीं है, उनका रीज़न गरीबी है। बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ रिसोर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, जिस वजह से वो क्या है, अपना जीविका चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ताकि वो जो है अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। इसलिए जो है वो मेहनती होते हैं, लेकिन वो बिहार उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। उसका जो कारण है वो उनकी गरीबी है, ठीक। दूसरा, जैसे हम बोलते हैं कि कोई पंजाबी है, हम बोलते हैं पंजाबी जो होंगे वो थोड़ा कम सोचते हैं, मतलब कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ऐसा तो अदर धर्म में भी हो सकता है, केवल पंजाबी ऐसा तो नहीं कर सकता। अदर जो कास्ट के वो भी ऐसा कर सकते हैं, अदर धर्म के लोग हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने पंजाबी को देख लिया, किसी हरियाणवी को देख लिया, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, किसी स्टेट को लेके आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो सही नहीं है, ठीक। फिर लड़के लड़की का तो भेदभाव है ही है कि वो लड़का है तो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, वो लड़की है तो लड़की एरोप्लेन नहीं चला सकती। लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंट में तो लड़कियां भी जो हैं पायलट है, एरोप्लेन चला रही हैं, ठीक है। तो ये सारी जो रूढ़िवादिताएं हैं, ये समाज में क्या लेके आती हैं, असमानता को जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो विविधता है, वो विविधता तो एक तरफ बहुत अच्छी है, हमारे जीवन यापन को बहुत अच्छा बनाने के लिए सहायक भी है। वहीं दूसरी तरफ जो है विविधता जो है समाज में एक बहुत गहरा जो है भेदभाव भी उत्पन्न करती है। तो वो तभी समाप्त हो सकता है जब हम अपनी इन रूढ़वादी धारणाओं से बाहर निकलेंगे, हम थोड़ा बड़ा सोचेंगे। हम अब देखिए, हम जो है स्टूडेंट हैं, हम एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी भी उसी रूढ़वादी में वही उनके विचार हैं, ठीक है। तो ये है आपका विविधता और उसकी वजह से उत्पन्न होने वाली आपकी जो समाज में जो असमानता है, ठीक। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़वादी धारणाओं के आधार पे व्यवहार करते हैं। ये आपका एक बहुत अच्छी लाइन है और ये आप किसी भी अपने आंसर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपका सोसाइटी से भी रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। डाइवर्सिटी आपका ये पॉलिटी से भी रिलेटेड टॉपिक है, मतलब कि आपका सोसाइटी और पॉलिटी दोनों को कवर करेगा, ठीक है, समाज शास्त्र और पॉलिटी। तो आप ये वहाँ के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का, ये उसके बहुत ही जो है टॉपिक उसके काफ़ी अच्छे टॉपिक होते हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन कभी ना कभी इस साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, ऐसा आता रहता है। तो ये एक अच्छा, ये स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे असमानता या भेदभाव पे आया आपको टॉपिक, क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, तो आप ये स्टार्टिंग बहुत अच्छी है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़वादी धारणाओं के आधार पे व्यवहार करते हैं। या फिर आप ऐसे लिखने को आया तो आप ऐसे भी यहाँ से बहुत अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। जो हमने ये केरल का उदाहरण दिया, ये केरल है, यहाँ डाटा भी है, आप ये उदाहरण भी अपने आंसर में बहुत अच्छे से, आप चाहे ऐसे लिख रहे हो चाहे आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, उसमें आप ये लिख सकते हैं। और ये आप जो मैं बता रही हूँ, आप इसे प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप पेपर देंगे और प्रीलिम्स यदि आपका निकल गया, आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, या फिर आप जो पहले से पढ़े हुए हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये कितना वैल्यूएबल है ये सारे डाटा। लेकिन यदि आप नए हैं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। जब आप मेंस लिखेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ और आपके लिए क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं खुद ही सिविल सर्विस की तैयारी करी हूँ, मैं खुद उसकी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे, और यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ,
तो मुझे पता है कि कैसे आंसर आते हैं और कैसे आंसर राइटिंग जो है की जाती है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर हमारे जैसे भेदभाव है, तो यहाँ भेदभाव को समझाया गया, जैसे कि कोई जो है आपका पानी का स्रोत है, जैसे कि कुआं है, लेकिन वो पब्लिकली है, आपका प्राइवेट नहीं है, आपके घर के अंदर नहीं है। यदि वो पब्लिकली है तो पहले क्या होता था कि वहाँ जो है पहले हम धर्म के आधार पे कोई कुएं पे पानी भर रहा है तो हम उसको मना कर देते थे, जाति के आधार पे हम उसको रोक टोक लगाते थे। अब ऐसा मानना है, हमारे संविधान में ही ऐसा लिखा है कि जो पब्लिकली, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो जल का स्रोत हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, ठीक है, ऐसा कोई भी स्थान जो पब्लिकली है, ठीक है, सामाजिक रूप से जो सभी के लिए है, वहाँ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। और कुछ आपके यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे दलित, ठीक है, दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो दलित शब्द का अर्थ होता है जिन्हें दबाया या कुचला गया। इसीलिए जो, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, तो उन्होंने जो है हरिजन नाम दिया था इनको। हरिजन क्यों नाम दिया था? हरिजन मतलब कि ईश्वर का नागरिक, हरिजन, हरि मतलब ईश्वर, ठीक है, तो मतलब कि ईश्वर का जो नागरिक है वो हरिजन होगा, ठीक है, ईश्वर होगा, वो उसकी सेवा करना, वो हम ईश्वर की सेवा करने के बराबर होगा। इसीलिए उन्होंने इनको नाम दिया था हरिजन, ठीक। लेकिन ये अपने आप को दलित कहलवाना बहुत अच्छा समझते हैं, क्यों? क्योंकि दलित का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया। इससे इनको ये सहानुभूति मिलती है कि इस शब्द से जो है लोगों को ये पता चलता है कि कितने सालों से हमें जो है दबाया जा रहा है, ठीक है, सामाजिक पूर्वक और भेदभावों ने हमें जो है दबा कर रखा है, जिससे हम क्या है अवसरों से वंचित रहे हैं। जो समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलने चाहिए, उन अवसरों से हम क्या है वंचित रहे, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा है कि हमारे संविधान में अवसर की समता है, ठीक है, अवसर की समता, समानता नहीं है, समता है। समता और समानता में अंतर होता है, ठीक है। समता का मतलब होता है, अवसर की समता का मतलब होता है कि यहाँ पास जो है, जैसे कि आप यदि राज्य चाहे तो वो जो है किसी जाति या किसी लिंग को, ठीक है, उसके उन्नति के लिए भेदभाव कर सकती है, ठीक है, यदि वो उचित हो। तो ये होता है समता का मतलब, ठीक है। तो अवसर की समता है, समानता नहीं है, ठीक है, अवसर की समता। जैसे कि आप देखिए कि लड़कियां हैं ना, तो लड़कियों को जो है ज़्यादा उनको जो है दिया जाता है, जैसे कि कोटा वगैरह में, मतलब कोटा उनको दिया जाता है, रिज़र्व होता है कुछ। तो ये क्या है, लड़कियां जो डिप्राइव जो है कैटेगरी में मानी जाती हैं, ठीक है, कुछ जातियां जो है वो डिप्राइव कैटेगरी, इसीलिए जो है ये दे सकते हैं। समता है ना, समाज में समता है, अवसरों की समता है, इसी वजह से जो है कि ये जो आप के डिफरेंस आपके जो है कास्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलता है अवसरों में असमता की वजह से, रिज़र्व कोटा, ठीक है। तो ये इसी वजह से मिलता है, क्योंकि हमारे संविधान में समता लिखी हुई है, ठीक है, समानता नहीं लिखी कि किसी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम उसको ज़्यादा, उसको क्या है, थोड़ा सा हम उसको छूट दे सकते हैं, कुछ परसेंटेज हम उसको छूट दे देते हैं, जिससे कि वो जो अन्य जाति जो ऑलरेडी पहले से ही उसके पास सारे संसाधन हैं, वो ऊँचे हैं, तो उसकी बराबरी में वो जाति भी आ जाए, ठीक है। किसी स्रोत में जैसे कि कोई पूजा वगैरह होती है या कोई त्यौहार है, तो वहाँ भी राज्य जो है इसी वर्ड के आधार पर कुछ जो है वहाँ नियम बना सकती है। जैसे कैसे बना सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कुंभ का आया, ठीक है, तो कुंभ में जो है लड़कियों के लिए अलग, मतलब महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। तो वो इसी वर्ड के आधार पे, यदि यहाँ समानता होती तो सरकार ऐसा नहीं कर पाती, ठीक है, वो दोनों को ही उसको समान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ समता है, मतलब कि यदि ज़रूरत है तो आप जो है भेदभाव कर सकते हैं। तो इस समता वर्ड के ही आधार पर जो है सरकार जो है पुरुष और महिलाओं को अलग अलग सुविधाएं
देती है, ठीक है। तो ये है, एक एक वर्ड जो है उसकी एक बहुत मीनिंग है, आपको बहुत यार यही इसी तरीके से आपको इंटरव्यू में फंसाया जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यदि आप चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से नहीं पढ़ते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको इंटरव्यू में ईज़िली इसी तरीके से फंसा दिया जाता है, फिर आपके नंबर कम आते हैं और आपका मेंस होने के बाद भी आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप एनसीईआरटी इसीलिए बोला जाता है, यदि आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और जितने भी टॉपर हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, किसी का भी आप देखिए, सब यही बोलते हैं एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फिर देखिए, आपका ये जो दलित है, तो दलित ये एक वर्ड हो गया, ठीक, इसकी मीनिंग हो गई। और ये दूसरा, अनुसूचित जाति के वर्ग में दलित को रखा गया है, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि यूपीएससी में आता है, उसका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बन सकता है दलित का अर्थ, ठीक है। बी ऑप्शन में अनुसूचित जनजाति में रखा जाता है, तो आपका अनुसूचित जनजाति गलत हो जाएगा। क्या आंसर सही होगा? दलित को अनुसूचित जाति में रखा जाता है, ठीक है। फिर विविधता का मैंने आपको कल ही बता दिया था, वो क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। फिर आपका देखिए, भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि जिन्हें हमारे, ये भी एक आपका क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है कई बार एग्ज़ाम में, कि इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि उन्होंने हमारा भारतीय संविधान बनाया था, ठीक है। तो ये भी जो है, ये दलितों के सबसे बड़े नेता थे। क्यों? क्योंकि ये महार जाति के थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। महार जाति एक दलित जाति थी, और ये देखते थे कि कितना ज़्यादा भेदभाव होता था उस टाइम पे। ये अब तो अभी बहुत मॉडर्न हो चुका है। तो उनको ये महार जाति में केवल एक ऐसे जो थे व्यक्ति थे, बच्चे थे, जिनको कि जो एक लॉयर भी बने, जिन्होंने इंग्लैंड में जाके पढ़ाई भी की, वकील भी बने और इतने बड़े नेता भी बने, ठीक है। तो इनको तो ये केवल अकेले थे उस जाति के, ठीक, क्योंकि उस समय उस जाति को बहुत ज़्यादा जो है डिप्राइव माना जाता था, और जो है वो दलित जाति में, श्रेणी में आती थी, ठीक। तो इन्होंने, ये उनके नेता क्यों, ये क्योंकि ये देखते थे कि उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव होता है, ठीक है। और इनके द्वारा लिखा गया संविधान है। तो आप संविधान में भी देखेंगे, जब आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आपको इनकी जो है भावनाएं उसमें भी आपको समझ में आएंगी कि कितना ज़्यादा इनका जो है दर्द है, मतलब कि ये बहुत, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरे हुए थे, तो इन्हें उसकी बहुत अच्छे से पता थी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है दलितों के साथ, ठीक है। फिर आपका यहाँ पास जो है एक और क्वेश्चन है कि इन्होंने जो है, इसी वजह से इन्होंने लास्ट में क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी वजह से ये जो दलित कम्युनिटी के थे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये भेदभाव देखा, ये सब देखा, तो लास्ट में फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है फिनिश ही है। अब इसमें ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो आपका ये चैप्टर मोर देन फिनिश हो जाता है। फिर हमारे संविधान का यहाँ ये देखिए, समता, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, अवसर की समता है, ठीक है। ये हमारी उद्देशिका है। और यदि आप उद्देशिका का एक एक वर्ड आपने बहुत अच्छे से, जब मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करूँगी, सीरीज स्टार्ट करूँगी, तो आपको इसको एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊँगी, बताऊँगी, तब आप देखेंगे कि आपने पूरा संविधान ही उद्देशिका में पढ़ लिया है। और शायद मैंने ये मेरे आपके यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसमें इसकी एक सीरीज़ पढ़ी हुई है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज़ पढ़ी हुई है। कुछ ही चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने उद्देशिका को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में, आप उसको जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उद्देशिका में जो है किस तरीके से समझाया गया है सारी चीज़ों को, ठीक है। और यहीं से आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो उद्देशिका है ये एक, जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो होता है, यदि आप उसका नाम पढ़ रहे हैं तो नाम से ही आपको पता चल जाता है कि उस चैप्टर में क्या क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये उद्देशिका जो है, ये आपको क्या है कि आपको एक सार है, मतलब कि नोट है, जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना, तो ये पूरे संविधान का नोट
नोट्स है, सार है, यहाँ से ही आपको समझ में आ जाए। यदि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या है और कैसे है। ठीक, आप मेरी सीरीज़ ले सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, तो आपको ये उद्देश्य का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी वहाँ से। फिर हमारा देश, ये क्वेश्चन भी एक है कि भारत जो है कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है या नहीं। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है हमारे देश में। कोई किसी भी धर्म का होगा, हर धर्म को जो है समान रूप से क्या है, समान रूप से उसे समानता दी जाती है, उसका आदर किया जाता है उसको, और सभी धर्मों का अपना अपना पालन करने की जो है अवसर उनको छूट है। ठीक है, वो मना सकते हैं, किसी का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष होना मतलब कि धर्म का आप यदि रियल मीनिंग लेंगे तो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं ना, पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पुत्र का पिता के प्रति धर्म। ठीक है, धर्म मतलब कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब नहीं कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कर्तव्य निरपेक्ष, इसीलिए जो है हमारे जो संविधान में इसको बदल दिया गया है, अब पंथ निरपेक्ष हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से धर्मनिरपेक्ष से मतलब हो गया था कर्तव्य से विमुख हो जाना। निरपेक्ष का मतलब होता है हट जाना, विमुख हो जाना, तो मतलब कि आप अपने कर्तव्य से हट गए। तो यहाँ उसका मतलब नहीं, यहाँ पंथ से मतलब है, मतलब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है, पंथ है, तो ये जो है उससे निरपेक्ष है। मतलब कि हर जो पंथ है, हर धर्म है, उसको जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्म क्या है, समान है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड। यदि आपके लिए ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही बेनिफिशियल है तो और इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और इस लॉकडाउन में वो इसका बेनिफिट ले सकें। और आपको मैं काफ़ी एक्सप्लेन करती हूँ, मे बी वीडियो बड़ा हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यदि आप इसे बहुत ही गहराई से लेंगे और आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको ये खुद पता चल रहा होगा कि ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही है और कितना सही हो रहा है, क्योंकि इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, जो पुराने तो उन्हें ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं, वो और भी अच्छे तरीके से उन्हें लिखने को मिलेगा, सारी चीज़ें समझने को मिले। लेकिन जो नए हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट हो सकता है इस सीरीज़ को लेना या पढ़ना, क्योंकि उनके लिए जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। ठीक है।